गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज आर्टिकल 21 पर सेकेंड लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। इस पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस लेक्चर को आप देख लें ताकि तभी आप इस सेकेंड लेक्चर को समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि उस लेक्चर का पूरा रिलेशन इस लेक्चर से है, ठीक है? आप सोचोगे कि मैं यहाँ से देख के निकल जाऊँगा तो फंस जाओगे, क्योंकि वो जो उस लेक्चर में जितने टर्म है ना, सारे टर्म इसमें मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे तब ये समझ में आएगा। अब आर्टिकल 21 की जहाँ तक बात है तो आर्टिकल 21 की व्याख्या हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं किया। उन्होंने बस आर्टिकल 21 में एक डिफिनेशन डाल दिया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश। पहले इस प्रकार के डाल दिए कि किसी भी व्यक्ति को आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उस जीवन जीने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रश्न ये है कि आर्टिकल 21 में किस प्रकार के जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 जो आपको देता है, मतलब आपको आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो देता है वो किस प्रकार के जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है? कौन सा जीवन के किस अधिकार की वो बात करता है? किस प्रकार का जीवन जिए? क्या आर्टिकल 21 में बातें लिखी गई है? नहीं, आर्टिकल 21 में ये बातें नहीं लिखी गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको नहीं लिखा। उन्होंने केवल राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और एक और फिर जोड़ा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय न्यायालय ने इसको समय समय पर इसको एक्सपेंड किया है। जैसे जैसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वैसे उन सारे केसेस को हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 को बहुत विस्तारित कर दिया है। एक एक केस पर हम लोग पैनी नज़र रखेंगे, ठीक है? तब बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे देखते हैं, आर्टिकल 21 कह रहा है कि यह देश के हर नागरिक को राइट टू लाइफ तथा राइट टू पर्सनल लिबर्टी अर्थात जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एक ये बात कह रहा है। दूसरे भाग में उसी में क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 कह रहा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अर्थात आपके जीवन जीने की जो अधिकार है उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सीमित या वंचित किया जा सकता है। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसको छीना जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है इन फर्स्ट लेक्चर। इस पे मैं ऑलरेडी, ये जो भाग है इस पे ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ क्या है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो मैं पहले वाले वीडियो को बोल रहा हूँ। आप उसको देखोगे तब ये समझ में आएगा पूरा आर्टिकल 21। उसको बिना देखे ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको रियल बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा उड़ जाएगा ये। और आगे इसके बहुत सारे भाग होंगे। कम से कम आर्टिकल 21 को मैं 4 या 5 पार्ट में पूरा करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत बड़ा बना दिया है। ये देखते हैं इसको कि इसको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये बात आती है कि देश के हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। द क्वेश्चन इज बिफोर अस, विच टाइप ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन, कैसी जीवन की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 21? जीवन तो एक भिखारी भी जीता है, जीवन तो जानवर भी जीते हैं। क्या उस जीवन की बात कर रहे हैं आर्टिकल 21? इसी बात को हम लोग को जानना है कि किस प्रकार की तो ये संविधान निर्माताओं ने, यानी संविधान ने तो केवल दे दिया कि आपके पास जीवन है, वही आर्टिकल 21 है। अब जेल में बंद व्यक्ति भी तो जीवन जी रहा है, क्या वो आर्टिकल 21 नहीं है? किसी व्यक्ति को रूम में उठाकर बंद कर दो, वो भी तो, और उसको जिंदा रखो, वो भी तो जीवन जी रहा है। क्या वो आर्टिकल 21 है? कैसी जीवन? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तुम 24/7 किसी के ऊपर सीसीटीवी लगा दो, किसी के पीछे पुलिस लगा दो, तो पुलिस हमेशा उसकी खोज खबर रख रही है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है। क्या ये है हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता?
किस प्रकार के जीवन की व्याख्या ये बोल रहा है, किस प्रकार के जीवन का अधिकार की बात कर रहा है, किस प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है आर्टिकल 21। इसे संविधान ने कब व्याख्या नहीं किया है। इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे जैसे केसेस आए हैं उस प्रकार की व्याख्या, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको और व्यापक बनाते गया है। अर्थात देखते हैं, इसको लिखा हुआ है कि इसमें जो शब्द है, इसमें जो फ्रेजेस हैं, जैसा राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं लिख दिया हूं ऑलरेडी कि इन तीनों को आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट डिफाइंड ऑल दीज वर्ड्स या फ्रेजेस, इन तीनों को हमारे संविधान ने व्याख्या नहीं किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड आर्टिकल 21 टाइम टू टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को समय समय पर इसको डिफाइन किया है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस आए हैं, जैसे जैसे मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वैसे वैसे उसने आर्टिकल 21 का विस्तार किया है। एक केस इसी में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला केस कौन सा आया आर्टिकल 21 को लेकर, सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कौन सा आया, तो जरा हम देखते हैं कि उस पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। एक केस आया A.K. गोपालन बनाम मद्रास सरकार, केस 1950। ठीक है, जरा इस केस की पृष्ठभूमि जानते हैं क्या है। A.K. गोपालन मद्रास सरकार के ओपोनेंट थे, मतलब विरोधी थे। ये बार बार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। मद्रास सरकार ने इनको एक कानून, उस कानून का नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत मद्रास सरकार ने उनको जेल में बंद कर दी, अर्थात डिटेन कर ली, नजरबंद कर दी। अब समस्या क्या है कि इस एक्ट के बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आर्टिकल 22 में इस एक्ट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी बहुत विस्तार से बताऊंगा आर्टिकल 22 में। इस एक्ट का रिलेशन आर्टिकल 22 से है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है भारत में, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का कहने का अर्थ ये होता है कि कोई क्राइम होने से पहले ही उस व्यक्ति को उठा लेना, अरेस्ट कर लेना, नजरबंद कर लेना, डिटेन कर लेना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज जम्मू एंड कश्मीर को भारत सरकार यूटी बनाना चाह रही थी, हम इसको यूटी बनाना। अब वहाँ के जो लीडर थे ना जम्मू एंड कश्मीर के, वो बहुत अजीब अजीब भाषण दे रहे थे, गलत सलत भाषण दे रहे थे, स्पीच बोल रहे थे कि अगर सरकार अगर JNK बनाती है तो खून की नदियाँ बहेंगी, तो ये बहेंगी वो बहेंगी। ठीक है, इस प्रकार की वो लोग स्पीच दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि इनसे अगर यूटी जिसको बना रहा हूँ तो इन व्यक्तियों से खतरा है, तो सरकार ने उनको पहले ही डिटेन करवा लिया। अब समस्या क्या है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आर्टिकल 22 में इसको बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल ये बता दूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत यदि किसी व्यक्ति को पुलिस डिटेन करती है तो ना उसे अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार है कि किस लिए गिरफ्तार किया गया, उसको नहीं बताया जाएगा, उसको कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा। एक होता है ना नॉर्मल वे में, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंदर में आपको पुलिस कोर्ट के समक्ष आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ऐसा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपको नज़रबंद या उठाया जाता है या डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, आर्टिकल 22 का लाभ आप नहीं उठा पाओगे। तो हुआ क्या है, A.K. गोपालन केस में हुआ क्या कि A.K. गोपालन को जो मद्रास सरकार के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, उनको मद्रास सरकार ने उनको डिटेन करवा लिया, नजरबंद करा दिया। अब वो ना वकील रख सकते थे, ना सरकार उनको गिरफ्तारी के कारण बता सकती थी, चुपचाप अंदर रहिए। अब ये जो A.K. गोपालन साहब थे, A.K. गोपालन ने, ये 1950 का केस है, A.K. गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किसके थ्रू? आर्टिकल 32 के थ्रू उन्होंने रीट पिटीशन दायर की। और किसको चैलेंज किया? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये मेरी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बोला कि ये मेरे व्यक्तिगत, ये मेरे घूमने के अधिकार को, ये मेरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मेरे जीवन के अधिकार को ये हनन कर रहा है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बात रखी, क्या सरकार कोई भी कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार कर सकती है क्या, इस प्रकार का?
कि जिसको मन करे उसको उठा लिए, उसको और उसको रीजन भी, अपने कारण भी नहीं बता रहे हो कि किस लिए गिरफ्तार किया गया है। उसे वकील रखने का अधिकार नहीं है, उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का अधिकार, जाने का अधिकार नहीं है। उसको चुपचाप एक रूम में आप जेल में नजरबंद कहीं पर कर दिए हो। तो इस केस को जरा देखते हैं। AK गोपालन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन डाला और भारत सरकार के कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया। AK गोपालन का तर्क क्या था, जरा AK गोपालन के तर्क क्या थे कि उनका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी से वंचित किया गया है। बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल 21 से वंचित किया गया और क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है। ये जो टर्म आपको लिखा हुआ है, इस टर्म पर मैं ऑलरेडी बहुत विस्तार से चर्चा किया हूं। ये इस टर्म पे लेक्चर 1 में AK गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और आर्टिकल 21, एक तो उनको डिटेन कर लिया गया और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है, घूमने फिरने का अधिकार। आप तो उससे वंचित कर दे, उनको बंद कर दिए हो, तो ये भी फंडामेंटल राइट है। दूसरा आर्टिकल 21 यानी आप उनके जीवन जीने का और अधिकार जो, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार आर्टिकल 21 को दिया है, उससे भी आप वंचित कर दिए उनको जेल में डालकर। तीसरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क क्या रखा कि क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है। तीसरा तर्क यह था कि क्या सरकार कोई भी कानून बनाकर किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकती है, कोई भी कानून बनाकर। अब देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लिमिटेड व्याख्या की थी, मैं ऑलरेडी लिखा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस में बिल्कुल सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था और बहुत ही नैरो, बहुत ही संकीर्ण व्याख्या किया था। देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था। उसने बताया कि पर्सनल लिबर्टी का अर्थ केवल फिजिकल बॉडी की लिबर्टी ही है, अर्थात आप केवल जीवित हैं, यही आर्टिकल 21 है। चाहे आप जीवित जैसे भी हो, आपका जीवन कैसा भी हो, वही आर्टिकल 21 है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब AK गोपालन साहब ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, क्या सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत मेरा क्या इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन दिया है। उसने कहा कि आप केवल, चाहे आप जेल में बंद हो, चाहे आप घर में बंद हो, चाहे आप कहीं पे बंद हो, आप केवल जीवित हैं, बस वही आपका आर्टिकल 21 है। आपके केवल जीवित होने मात्र ही आर्टिकल 21 है। देखो बहुत नैरो व्याख्या लिखा है कि आप केवल जीवित हैं, यही आर्टिकल 21 है, चाहे आप जीवित जैसे भी हो। मतलब आप भिखारी हैं, जीवित है, आर्टिकल 21 है। आपके पास आवास नहीं, आप बहुत गरीब हैं, आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, 2 दिन खाए हुए हो गया, आपकी शरीर जीवित है, वही आर्टिकल 21 है। सुप्रीम कोर्ट के कहने का अर्थ ये था कि आप कैसे भी जीवित हैं, वही आर्टिकल 21 है। इसीलिए मैं लिखा हूं कि बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही नैरो व्याख्या किया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में निहित अधिकार केवल एक स्वतंत्र नागरिक ही उठा सकता है, जेल में बंद या डिटेन पर्सन नहीं। आर्टिकल 19 तथा आर्टिकल 21 दोनों अलग अलग, इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का लाभ केवल एक स्वतंत्र व्यक्ति, मतलब मैं स्वतंत्र हूं, मैं ही उठा सकता हूं घूमने फिरने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है या डिटेन है तो वो इसका लाभ नहीं उठा सकता है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 डी का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 19 तथा आर्टिकल 21 दोनों अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों अलग अलग है, इसको एक साथ कभी मत पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट कहना है इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या था, कहना था कि क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता। इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तथा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों अलग अलग हैं, इसे एक साथ रिलेट न किया जाए, अर्थात आर्टिकल 21 का संबंध ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से नहीं है। भाई ये इसकी पूरी व्याख्या मैं पिछले वाले वीडियो में किया हूं बहुत अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, मैं इस वाले लाइन को अर्थ बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार का कानून बनाकर, बहुत ध्यान समझना, सरकार किसी भी प्रकार का कानून बनाकर आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन कर सकती है, आपके जीने का अधिकार छीन सकती है।
कहने का अर्थ क्या हुआ, सरकार को मन करेगा तो जैसे मन करेगा, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाई और आपको सीधे गिरफ्तार करवा ली। तो सरकार किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाकर आपको गिरफ्तार करवा सकती है, आपके जीवन जीने का अधिकार छीन सकती है। इस किस AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, बहुत ही लिमिटेड। जरा इसका कंक्लूजन देखते हैं, इसकी कंक्लूजन देखते हैं। AK गोपालन केस का कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या था। इस प्रकार AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का बहुत ही रिजिड या नैरो व्याख्या की। मैं अभी बताया, जीवन जीने का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बस कहा कि आप बस जीवित हैं, वही आपका जीवन है। चाहे आप जेल में जीवित हैं, चाहे आप घर में जीवित हैं, चाहे आपको कोई मार रहा है, कोई पिट रहा है, बस आप जीवित हैं। आप भिखारी के रूप में हैं, आपके पास आवास नहीं है, आपके पास खाने पीने का 2 दिन से भूखे हैं, आप अगर जीवित हैं बस वही आर्टिकल 21। जैसे हो आप जीवित हैं, बस आर्टिकल 21 है। मतलब जीवन जीने की व्याख्या का बहुत ही नैरो और रिजिड एक्सप्लेनेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सरकार के पक्ष में था। क्यों सरकार के पक्ष में था? क्योंकि उसने कह दिया था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तथा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों अलग अलग हैं। इसके कहने का अर्थ यह है कि सरकार किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाकर आपका आर्टिकल 21 छीन सकती थी। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आर्टिकल 21 में निहित, अतः इस स्पष्ट हो चुका था कि सरकार विधि की स्थापित प्रक्रिया के तहत आर्टिकल 21 में निहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है या कम कर सकती है। कोई कानून बनाएगी, जैसे AK गोपालन साहब को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत डिटेन करवा ली, गिरफ्तार करवा ली, तो कानून बनाकर उनको गिरफ्तार करवा ली, उनके अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन कर ली। अर्थात इस स्पष्ट हो चुका था कि सरकार किसी भी तरह का कानून लाकर आपके जीवन जीने का अधिकार को छीन सकती थी, उससे वंचित कर सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया के कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया, जिससे सरकार को मनमाने कानून बनाने का अधिकार मिल गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश, इसलिए बोल रहा हूं कि पिछला लेक्चर जब पढ़े रहोगे तब ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में आने वाला नहीं है। सरकार ने AK गोपालन केस में क्या कहा? सरकार ने AK गोपालन केस में सीधे कहा कि सरकार की आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, वही सरकार फॉलो करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि सरकार वही फॉलो करेगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई संबंध नहीं है आर्टिकल 21 से। कहने का अर्थ क्या हुआ कि सरकार किसी प्रकार का कोई कानून बनाकर आपकी आर्टिकल 21 का हनन कर सकती है, वायलेशन कर सकती है, छीन सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, उसमें उसको ये नहीं देखा जाएगा, जब वो कोर्ट में जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि भाई आपके अधिकारों का हनन हुआ है, इस प्रकार की चीज़ नहीं देखी जाएगी। मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो बताया हूँ उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ों का बहुत ही व्यापक रूप से एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसमें चर्चा किया हूँ। इस प्रकार AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही रिजिड और नैरो व्याख्या किया था किसका? आर्टिकल 21 का। केवल आप जीवित हो वही आर्टिकल 21 है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये सेकेंड केस कब आया। सेकेंड केस आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978। इसको देखते हैं। मेनका गांधी कौन थी आपको पता है? मेनका गांधी कौन थी? कौन है मेनका गांधी? अभी जीवित है भाई। मेनका गांधी कौन है? इंदिरा गांधी के जो बेटे संजय गांधी हैं उन्हीं की पत्नी है। ठीक है, मेनका गांधी। अब इनके साथ हुआ क्या, जरा इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। ये विदेश यात्रा पर जाने वाली थी। विदेश यात्रा पर, ये केस कब का है आप देख लो, 1978 का केस है ये विदेश यात्रा पर जाने वाली थी और पासपोर्ट अथॉरिटी वाले ने इनके पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। जब जब्त किया तो ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाई, आर्टिकल 32 के थ्रू इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर की और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सीधे पूछा कि क्या भाई बताओ आप कि सरकार इतना मनमानी कर सकती है कि क्या विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? आप जीवन जीने का अधिकार की व्याख्या करो। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सीधे बोले कि आप जीवन जीने की जो आर्टिकल 21 में जो अधिकार दिए हैं उसकी अब बताओ क्या है वो जीवन जीने का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? क्या सरकार कोई भी कानून बनाकर ये हमारा आर्टिकल 21 छीन सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस को समझ जाओगे पूरा ये माजरा समझ में आ जाएगा।
जरा ध्यान समझना। बैकग्राउंड में मेनका गांधी विदेश यात्रा करने वाली थी, उसके पहले ही पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर ली गई। ठीक है, सरकार द्वारा जब्त क्यों किया गया, पूछने पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया। जब मेनका गांधी ने पूछी कि भाई उनके पासपोर्ट को क्यों जब्त किया गया है, सरकार ने अर्थात पासपोर्ट अथॉरिटी वालों ने कारण बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों उस पासपोर्ट को जब्त किया गया। ठीक है, जब्त क्यों किया गया पूछने पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया। मेनका गांधी ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। अब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या क्या बातें रखी इसको देखते हैं, और उन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये भी देखना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निम्न बातें पूछी। कौन? मेनका गांधी। मेनका गांधी ने पूछी कि क्या विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट फंडामेंटल राइट, क्या विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि क्या सरकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून बनाकर आर्टिकल 21 को सीमित कर सकती है या छीन सकती है। के गोपालन केस में आपने पढ़ा था, सेम वही मैटर यहां भी है, जो वहां पे उठाया गया है वही यहां पे भी उठाया गया है। फर्क क्या है, उनको डिटेन किया गया था के गोपालन सर को, और इनको क्या किया गया, इनके पासपोर्ट को छीन लिया गया है। पासपोर्ट को सरकार ने जब्त कर लिया, कारण नहीं बताया कि क्यों जब्त किया गया है। क्या सरकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून बनाकर आर्टिकल 21 को सीमित कर सकती है या छीन सकती है। इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों अलग अलग हैं, क्या भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट आर्टिकल 21 में निहित नहीं है। फिर देखो वही वाला आ गया कंसेप्ट। क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 तथा आर्टिकल 21 तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। उसके बाद क्या है 19, बहुत सारे अधिकार है 19 में आपको। उसके बाद क्या है 21, आप 21 जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने ये 4 बातें पूछी कि आप मुझे बताइए कि विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं, क्या सरकार कोई भी कानून बनाकर हमारे आर्टिकल 21 का को छीन सकती है या कम कर सकती है या उससे वंचित कर सकती है, आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूछी, क्योंकि के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ही फैसला सुना दिया था कि हाँ भाई सरकार ऐसा कर सकती है। उन्होंने पासपोर्ट एक्ट बनाया, पासपोर्ट को जब्त कर लिया और कारण भी नहीं बताया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बात पूछी कि क्या हमारे यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर यह है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ केवल प्रोसीजर को देखता है कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पेन चुराया, अब उसको कोई व्यक्ति, चूंकि सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि कोई व्यक्ति अगर पेन चुराता है उसको फांसी की सजा सुना दी जाए। अब जब कोर्ट में मामला जाएगा तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय बस ये देखेगा कि उस लड़के को अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया कि नहीं, उस लड़के को नोटिस भेजी गई कि नहीं, अर्थात उस सरकार जो फांसी देने का कानून बनाई है ना, उसमें जो बातें लिखी गई उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, बस इतना ही देखा जाएगा। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसी में जब जुड़ जाएगा तो ये देखा जाएगा कि क्या एक पेन चुराने के लिए एक बच्चे को फांसी की सजा दी जा सकती है, क्या ये रीजनेबल है, तार्किक है फांसी की सजा सुनाना, क्या उसका जो नेचुरल जस्टिस है, क्या उसका जो नेचुरल राइट है, क्या उसका नेचुरल राइट का हनन नहीं है, ये चीजें देखी जाएगी। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत एक वाइड कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, जो प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत जुड़ जाता है। बहुत ध्यान से समझना। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा मेनका गांधी बात पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, जरा इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पे क्या था, 7 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें बहुत ध्यान से समझना। इस केस में क्या गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 21 की बहुत ही अच्छा और व्यापक व्याख्या की। के गोपालन में ठीक इसका उल्टा था कि नैरो व्याख्या किया था, बहुत ही रिजिड व्याख्या किया था कि बस आप जीवित हो वही आर्टिकल 21 है। लेकिन इस केस में देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 21 की बहुत ही अच्छा और व्यापक व्याख्या की। उसने के गोपालन केस में दिए गए अपने ही निर्णय को पलट दिया।
बहुत ध्यान से समझना क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीवन शब्द का अर्थ केवल जीने या जीवित रहने से नहीं बताया, बल्कि जीवन शब्द का अर्थ क्या बताया कि गरिमापूर्ण जीवन से बताया, गरिमापूर्ण जीवन जीने से बताया, जिसको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ यानी मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने से बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में कहा कि जीवन जीना ही, आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है वो केवल जीवित रहने से नहीं है, मतलब भिखारी की तरह रह रहे हो, सर के ऊपर छत नहीं है, बहुत गलत जगह पे रह रहे हो, पर्यावरण दूषित है, हवाएं दूषित है, वो मेडिकल की सुविधा नहीं है, तब भी जीवित हो, ये जीवन नहीं है। जीवन गरिमापूर्ण होनी चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना होना चाहिए, सिर के ऊपर छत होना चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए, 2 वक्त का भोजन होना चाहिए। इस प्रकार का जीवन हो तब माना जाएगा कि आपको, आपके पास आर्टिकल 21 है। देखते हैं जरा कि यानी मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने से उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि एक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो अधिकार आवश्यक है वो सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि एक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने अधिकारों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट होगा। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में कह दिया कि विदेश जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट होगा, इसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे आप पासपोर्ट एक्ट बनाओ, चाहे कोई एक्ट बनाओ, आप इसको नहीं, आप किसी व्यक्ति का यह अधिकार नहीं छीन सकते हो, विदेश जाने का अधिकार। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में छीना जाएगा, लेकिन वो परिस्थिति बहुत अलग है, वो परिस्थिति बहुत अलग है। जैसे कोई किसी का मर्डर करके भाग रहा है, तो ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए कि वहां पे जब किसी का मर्डर कर दो बोलो कि मेरा फंडामेंटल राइट है विदेश जाने का अधिकार, तो बहुत विशेष परिस्थिति है। लेकिन आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार नहीं छीन सकते हो कोई कानून बनाकर, कि सरकार कानून बना दे कि मन कर कि हम व्यक्ति को विदेश जाने से रोक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधीवाद में फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया, ठीक है। शिक्षा पाने का अधिकार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की एक मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने से है, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो अधिकार की नीड है वो सब आर्टिकल 21 में आ जाएगा। जैसे विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट है। शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार, रहने का अधिकार, आपके सिर के ऊपर छत नहीं है, ये आपकी ये अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सरकार से लड़ो, जाकर कहो कि भाई हमारे सिर के ऊपर छत नहीं है, मतलब मेरे पास रहने का आवास नहीं है, आप मुझे आवास प्रदान करो। जैसे भारत सरकार इंदिरा आवास चलाती है, इसलिए ये राइट टू शेल्टर उसका फंडामेंटल राइट है। और इस राइट टू शेल्टर को इंश्योर करने के लिए इंदिरा आवास जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि हर व्यक्ति के पास एक छोटा मोटा घर हो, इसलिए इंदिरा आवास चलाई जाता है, इंदिरा आवास जैसी योजनाएं हैं। शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा पाने का। सरकार शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रदान करती है सरकारी स्कूल में। ये क्या है? क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट है, उसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि धनी जो घर के बच्चे हैं वही पढ़ाई करेंगे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि 15 साल के बच्चे की पढ़ाई नहीं करेंगे। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, राइट टू एजुकेशन उसका फंडामेंटल राइट है, और उसका अधिकार सुनिश्चित करना, उसको एजुकेशन प्रदान करना सरकार का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। राइट टू शेल्टर है, राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर। मैं इसका एग्जांपल पहले वीडियो में दिया था कि दिल्ली में एक छोटे बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उसके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गई, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो जाकर बोला कि भाई उसने PIL दायर कर ली और बोला कि भाई देखो, इस वजह से दिल्ली की प्रदूषित हवा की वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इन्फेक्शन हो गया है।
और राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर मेरा फंडामेंटल राइट है। अब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट सरकार को, जो राज्य सरकार होगी उसको डांट फटकार लगाएगी, जैसे अभी वर्तमान में हुआ है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच्चों की तबीयत खराब हो रही है प्रदूषण से, क्यों बच्चों के इस फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो केजरीवाल ऑड इवन सिस्टम लागू कर देंगे, जब फटकार लगाएगी कोर्ट तो ऑड इवन लागू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट से फटकार पाए हैं। आगे क्या है? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। भिखारी की तरह हम नहीं भिखारी की तरह जीने की नहीं बोल रहा है, कह रहा है राइट टू हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। और राइट टू हेल्थ सुनिश्चित करना सरकार का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए, सरकारी अस्पताल उसके लिए खुला हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना है, तो ये जितना है ना आयुष्मान कार्ड, सरकारी अस्पताल, ये सब क्या है? ये एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है जो सरकार ये सुनिश्चित करती है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, जीविकापार्जन का अधिकार उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। वो सरकार से पूछेगा, सरकार से उसको क्वेश्चन करने का अधिकार है कि भाई हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, मेरे पास रोजगार क्यों नहीं है। तो सरकार ऐसे क्या करेगी? सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, व्यवसाय ओपन करने के लिए योजनाएं चलाती हैं, लोन प्रोवाइड करेंगी। गरीब लोग हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो उस जीविकोपार्जन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चलाएंगे। क्यों? ताकि राइट टू लाइवलीहुड यानी जीविकोपार्जन का जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो सके। राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली, भाई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पाने का अधिकार है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तबीयत खराब हुआ, सरकारी अस्पताल में जाइए, दिखाइए, डॉक्टर नहीं है वहां पे, कंप्लेन कीजिए, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आपने देखा होगा, आपने न्यूज में हमेशा सुनते होंगे कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अस्पताल है, अभी रास्ते में ही डेथ हो गई, प्रसव पीड़ित महिला के रास्ते में ही डेथ हो गई। इस प्रकार का अगर केस आ रहा है तो समझ लीजिए कि सरकार को फटकार पड़नी है कि आप इस चीज को सुनिश्चित कीजिए, राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति का वो मौलिक अधिकार है। अर्थात कह रहा है कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो ये सब चीजों की जरूरत है। वो भिखारी की तरह जीवन जीने के लिए नहीं आया है। उसको आवास चाहिए, उसको पढ़ाई चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको जीविकोपार्जन के लिए चाहिए, उसको हेल्थ की सुविधाएं प्रदान कीजिए। ये सब जो कंपोजिट राइट्स है, ये जितना मिलाया जाए, ये सब क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। आप इसको छीन नहीं सकते हो। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि 2024 में कानून बनाई कि सारे जितने जिले हैं उसके सरकारी अस्पतालों को बंद कर दीजिए ना। एक सरकारी अस्पताल बंद होगा, सीधे हाई कोर्ट डांट फटकार लगेगा। ये क्यों किया? क्यों? क्योंकि राइट टू हेल्थ उसका क्या है? फंडामेंटल राइट है। चलो दो, राइट टू हेल्थ उसको दो, ये फंडामेंटल राइट है उसका, तुम नहीं छीन सकते हो। आया समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाद में जीवन जीने का जो शब्द का बहुत ही व्यापक व्याख्या किया और बताया कि नहीं, एक गरिमापूर्ण जीवन, एक अच्छे से जो जीवन जिया जाता है, वो सारे उसमें जो जो अधिकार आ जाएंगे, एक अच्छे से जीवन जीने के लिए जो जो अधिकार आ जाएंगे, वो सब क्या है? आर्टिकल 21 के अंदर अंतर्गत आ जाएगा। बोलिए, आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि विधि की उचित प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। याद कीजिए, पिछले वाले स्लाइड में बताया था, एक गोपालन केस में दोनों को अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, कहा था कि इन दोनों का कोई आपस में लगाव नहीं है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भी अलग है और ड्यू प्रोसेस लॉ भी अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 को सरकार प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत कम कर सकती है या वंचित कर सकती है, लेकिन न्यायालय यह भी जांच कर सकता है कि वह कानून न्यायोचित या तर्कसंगत है या नहीं। अभी बताया, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति के आर्टिकल 21 का आप हनन कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आप ये कानून सरकार ला दी कि पेन चुराने के लिए फांसी की सजा। ठीक है, आप तो कानून बना दिए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के तहत, तो देखेगी कि हाँ ये कानून का प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। दूसरा, कोर्ट ये भी देखेगी कि भाई क्या न्यायालय यह भी जांच करेगी कि वह कानून न्यायोचित या तर्कसंगत है कि नहीं। क्या पेन चुराने के लिए फांसी की सजा सुनाई जा सकती है? इतनी छोटी सी के लिए इतनी बड़ी सजा? तो इसको क्या कहेंगे? इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो कोर्ट इसे दोनों रूप में जांच करेगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू भी जांच करेगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखेगा। लेकिन न्यायालय भी जांच कर सकता है कि वो कानून न्यायोचित तर्कसंगत है या नहीं, अर्थात वह कानून ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। सेम बात वही। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून की जांच पड़ताल करने हेतु न्यायिक शक्ति मिल गई, जुडिशियल रिव्यू की पावर मिल गई। अर्थात लेजिस्लेचर, सरकार कोई भी कानून यदि बनाती है तो आप उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हो कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। मेनका गांधीवाद किसमें यह सुनिश्चित हुआ? इस केस में मेनका गांधीवाद में सुनिश्चित हुआ कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। सरकार यदि कोई भी कानून बनाती है तो उसकी जांच, वो कानून कितना सही है कितना गलत है, इस बात की जांच कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगी। यानी न्यायालय के पास अधिकार होगा। एक के गोपालन केस में ऐसा कुछ नहीं था। एक के गोपालन केस ठीक इसके अपोजिट था, उल्टा था। बोलो, समझ में आया इतना आपको? अब देखो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 तथा आर्टिकल 19 को इंटरकनेक्टेड बताया, आपस में परस्पर जुड़ा हुआ बताया। एक के गोपालन केस में क्या बोला था कि सब अलग अलग है। एक के गोपालन केस में बताया था कि भाई अलग अलग है। इसमें क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19 तथा 21 को इंटरकनेक्टेड, आपस में परस्पर जुड़ा हुआ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन करता है तो उसे आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के साथ साथ भी टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन तीनों आर्टिकल्स को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे आपसे कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किन फंडामेंटल राइट के किन आर्टिकल्स को गोल्डन ट्रायंगल की संज्ञा दी गई है, तो किसको कहा जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अगले अपने डिसीजन में? मेनका गांधी केस में अगले डिसीजन में ये कहा कि 14, 19 तथा 21 तीनों का आपस में जुड़ाव है, तीनों का आपस में जुड़ाव है। आगे कह रहे हैं कि अगर कोई कानून लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन करता है तो उसे आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 19 के साथ साथ भी टेस्ट किया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी कानून को ये देखा जाएगा कि क्या वो 14 का हनन कर रहा है या नहीं, 19 का हनन कर रहा है कि नहीं, 21 का हनन कर रहा है कि, तीनों रूप में देखा जाएगा उसको। तब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हाँ भाई उसकी आर्टिकल 21 क्या है? सुरक्षित है, संरक्षित है। ठीक है, आगे देखते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल किसको कहा जाता है? इन्हीं तीनों आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन में देखते हैं कि इस प्रकार मेनका गांधीवाद में निम्न बातें स्पष्ट हो गई थी। क्या बातें स्पष्ट हुई थी? जरा इसको देखते हैं कि जीवन का अर्थ डिग्निफाइड लाइफ जीने से है, जिसमें बहुत सारे अधिकारों का समूह आता है। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं, ये बताया, ये जितने अधिकार हैं सब एक अच्छी जीवन जीने के लिए सारे अधिकार जरूरी हैं। ये इतना अधिकार देख रहे हो, ये सब जरूरी हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन का अर्थ डिग्निफाइड लाइफ जीने से है, जिसमें बहुत सारे अधिकारों का समूह आता है। अर्थात एक अच्छे जीवन जीने के लिए जिन जिन अधिकारों की आवश्यकता है वो सब आर्टिकल 21 में आ जाएगा। जीवन का अर्थ है सरकार कोई भी मनमाने तरीके से कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीन सकती है, अर्थात नो आर्बिट्ररी लॉ। सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। देखो आगे क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी जांच कर सकता है कि वह कानून किस हद तक सही है या गलत है। वह इस बात की जांच कर सकता है कि किस हद तक वह सही है गलत है। गलत होने पर उस कानून को रद्द भी कर सकता है या उस सीमा तक रद्द कर सकता है जिस सीमा तक वह कानून गलत है। ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, मैं जब आपको आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 13, तो इस लाइन पे बहुत विस्तार से चर्चा होगी कि ये लिखा हुआ है कि उस सीमा तक रद्द कर सकता है जिस सीमा तक वह कानून गलत है। छादन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स, हम लोग उसमें पढ़ेंगे।
आच्छादन का सिद्धांत, उसमें आर्टिकल मैं 13 में बताऊंगा। अभी बस आप इतना जान ले कि मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी कानून का हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर गलत पाते हैं उस कानून को तो या तो जब पूरा कानून को हम रद्द कर सकते हैं, अगर उसकी 2-3 जो धारा, चूंकि कानून के अंदर जो सेक्शन होता है, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको आच्छादित कर देंगे, लोप कर देंगे। लोप इक्लिप्स क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आर्टिकल 13 में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। डिटेंशन एक्ट वाला मैं आर्टिकल 22 में जो जहां पे आएगा उसको विस्तार से चर्चा करूंगा। बस आप फिलहाल इतना के लिए जाने कि सुप्रीम कोर्ट को अब पावर इसमें मिल गया। एक के गोपालन से बिल्कुल अलग डिसीजन निकला, ये देखो, आप डिसीजन देख लो, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब अगला ये आता है कि आर्टिकल 21 के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। इतनी बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जिसे सरकार छीन नहीं सकती है, ध्यान में रखिएगा। राइट टू लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन का सिद्धांत, जैसे मनरेगा, ये आपकी फंडामेंटल राइट है। राइट टू शेल्टर, आवास पाने का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट है। सरकार का कॉलर पकड़ के पूछिए कि भाई हमको रहने के लिए जगह दो। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। आप अपने जिले में डीएम साहब को पत्र लिखिए, नगर निगम को पत्र लिखिए कि भाई हमारे घर के बगल में बहुत सारे कचरा है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट मेरा मौलिक अधिकार है। इसके तहत आप हमें इस स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार की सुनिश्चितता प्रदान कीजिए। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए संविधान की जानकारी होनी चाहिए। जब आपको अधिकार पता होंगे ना तो डीएम है, सीएम भी डरेंगे आपसे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब केवल आपके अधिकार आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या अधिकार है, मेरे क्या राइट्स हैं जो संविधान दिया है। भारत का कोई भी कानून संविधान के सामने टकरा नहीं सकता है, चूर चूर हो जाएगा सेकंडों में। भारत का कोई भी धर्म ग्रंथ उससे संविधान से नहीं टकरा सकता है। संविधान सुप्रीम है भारत में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विदेश जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज, 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा पाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, समय पर मेडिकल इलाज पाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। आप किसी को बंधुआ बना के आप उसे काम नहीं करवा सकते हो, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है उसका। पहले बहुत होता था ना, बेकारी करा लेते थे, दिन भर काम कराए और शाम को पैसा नहीं दिए, या अपने अंडर में रख उसको काम करा रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो। इस प्रकार की चीज आप नहीं कर सकते हो, जेल हो जाएगी। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो, ये उसका फंडामेंटल राइट है। राइट टू लीगल एड, विधिक सहायता पाने का अधिकार। कोई गरीब कोर्ट में गया है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो कोई वकील को हायर कर सके, तो ये जिम्मेवारी बनती है हमारी सिस्टम की, तंत्र की, कि उसको क्या प्रोवाइड कराए, उसको एक वकील प्रोवाइड कराए ताकि वो भी अपना केस लड़ सके। इसीलिए लिखा है कि विधिक सहायता पाने का अधिकार। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, पुलिस हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में पीट नहीं सकती है, जेल में 3rd डिग्री नहीं कर सकती है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट है, पुलिस हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। इस पे केस आया था, मैं बता देता हूं। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट में उड़ीसा में एक लड़के को क्या किया था, पुलिस ने उसको जेल में ही बंद करके इतना पीटा था कि वो बच्चा मर गया, और मरने के बाद उसके शरीर को उन लोगों ने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ये मैं उड़ीसा की केस बता रहा हूँ, जिसके बाद ये आया, ये राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट उसी के बाद आया ये। तो उसके बाद उसके जो माता श्री हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने ये देखा कि हाँ भाई इसमें सरासर पुलिस की गलती है, पुलिस ने उसको पीट कर उसको मार डाला था और उसको रेलवे ट्रैक पर उसकी बॉडी फेंक दी थी। तो कोर्ट ने उस पर एक कमेटी बैठाकर सारी केस को जांच करने के लिए कहा था। उस बच्चे की माँ को कंपनसेशन भी दिलवाया, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब पुलिस हिरासत में आप पुलिस किसी
किसी को पीट नहीं सकती है, बहुत बेरहमी से नहीं मार सकती है, यानी उसका शोषण नहीं कर सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। राइट टू फूड, भोजन पाने का अधिकार, 5 किलो अनाज जो मिलता है ना वही है राइट टू फूड। राइट टू फूड का अर्थ यही है कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति का राइट टू फूड उसका मौलिक अधिकार है, जिसके तहत उस हर एक व्यक्ति को जिसके पास भोजन की कमी है उसको भोजन प्रोवाइड कराए, सुनिश्चित कराए, उसके राइट टू फूड का जो राइट है वो सुनिश्चित करे, इसलिए आपको 5 किलो अनाज मिलता है। ठीक है, वो आपका मौलिक अधिकार है मेरे भाई। आगे है कि राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। आप किसी को, आप सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि सरकार मन करे तो कानून बना दे, कि एक ऐसा कानून बनाए 2024 या 25 में कानून बना दी कि किसी व्यक्ति को पब्लिकली फांसी दिया जाएगा, मतलब चौराहे पर फांसी दिया जाएगा ना, सीधे कहेगा राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह उसका फंडामेंटल राइट का हनन होगा। आया समझ में? राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, ये केस मैं बता देता हूं आपको। एक केस आया, मैं आपको बताता हूं, आगे भी चर्चा करूंगा इस पे, बस अभी बताता हूं। एक उत्तर प्रदेश के साथ एक घटना है। उस घटना में हुआ क्या था कि रात में एक लड़की के साथ रेप हुआ। उस रेप में हुआ क्या कि वो लड़की मदद के लिए बहुत चिल्लाई, लेकिन उसके लोकेलिटी में, उसके नेबरहुड में बहुत तेज साउंड बज रहा था, जिस वजह से आवाज सुनाई नहीं दिया। और वो लड़की रेप, और उस लड़की के रेप होने के बाद 2-4-5 दिन रही हॉस्पिटल में, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये न्यूज जब फैला तो जब ये न्यूज अखबार में छपा तो एक व्यक्ति जो एक इंजीनियर था उसने कोर्ट में केस किया कि ये राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन है, अर्थात रात में कितनी साउंड में क्या चीजें बजानी है, इस पे सरकार ये सुनिश्चित करे। देखना आज कानून, बहुत सारे कानून भी है, आप बिना मतलब के आप डीजे साउंड नहीं बजा सकते हो। शहरों में अभी भी है कि 10 बजे के बाद आप बहुत तेज साउंड नहीं बजा सकते हो। क्यों? क्योंकि राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है समझ में? तो इस प्रकार आर्टिकल 21 के तहत इसमें और भी बहुत सारे अधिकार है, लेकिन फिलहाल आप इतना अपने कॉपी में नोट कर लेना। पूछा जा सकता है, वो जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर्टिकल 21 के बारे में। किस पे आपने आज AK गोपालन केस जाना और मेनका गांधीवाद जाना। AK गोपालन केस में जीवन की जो व्याख्या थी बहुत लिमिटेड किया, बहुत ही नैरो और रिगिड गया, लेकिन मेनका गांधीवाद में पूरा ओपन व्याख्या हुआ, बहुत ही वाइड स्कोप गया, जीवन जीने की क्या अधिकार हैं, जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, सब कुछ मौलिक अधिकारों में उसने शामिल कर दिया। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 21 में इन चीजों को जाना, फिर आगे हम लोग और भी जानेंगे। अब एक अगला अधिकार क्या है? अब एक अगला प्रश्न यह है कि सर क्या सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, क्या सोने का अधिकार सोने का अधिकार प्रश्न यह है कि क्या राइट टू स्लीप क्या राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट है? क्या सर हम खूब सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकते हैं। क्या हमको सोए हुए में कोई जगा सकता है? ना। क्या हम सोए हुए हैं पुलिस हमको पीट सकती है? ना। प्रश्न यह है कि क्या सोने का अधिकार जो है, राइट टू स्लीप, आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं, ये प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न है कि सोने का अधिकार को फंडामेंटल राइट यदि घोषित किया गया तो किस केस में घोषित किया गया? इसको केस में आपको बता रहा हूं। इसको लेकर एक केस आया था 2011 में। 2011 में एक केस आया, उस केस का नाम था रामलीला इंसिडेंट बनाम
भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया केस था। बहुत ध्यान से समझना। एक केस आया 2011 में, रामलीला इंसिडेंट, रामलीला मैदान जिसको बोलते हो, इसको रामलीला मैदान कर दो, रामलीला मैदान, रामलीला मैदान इंसिडेंट बनाम भारत संघ। ये केस क्या था मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस केस में हुआ क्या था कि 2011 में बाबा रामदेव ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो जून 2011 में, जून 2011 लगभग शायद 4 जून का समय था ये, 2011 में जब ये पूरी आंदोलन, जो आंदोलनकर्ता थे, जितने प्रोटेस्टर थे, सो रहे थे रात में, स्टेज पे सब लोग सो रहे थे, उस समय पुलिस ने आकर इन पर जबरदस्त डंडा बरसाई, जिसमें आपको याद होगा कि वो साड़ी पहनकर रामदेव बाबा ने भागे थे। और उस केस, और जब ये लाठी बरसाई गई उन लोगों पे, तो ये मामला पहुंचा, चूंकि सोए हुए में लाठी बरसाई गई थी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इसलिए केस का नाम पड़ा रामलीला मैदान इंसिडेंट बनाम भारत संघ। भारत सरकार ने उनको, उन पर लाठी बरसवाकर तितर बितर कर दी। इस पर, इसमें यह पूछा गया कि क्या सोने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया सोने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और क्या सोए हुए पर कोई भी आकर लाठी बरसा सकता है। तो इसमें, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये राइट टू स्लीप है, या अर्थात जो राइट टू स्लीप है, यानी सोने का जो अधिकार है आपका, वो क्या, राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट, अ फंडामेंटल राइट। इस प्रकार जो आपका सोने का अधिकार है और क्या है, फंडामेंटल राइट है। खूब सोइए, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है आपका सोने का अधिकार। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको घोषित किया था, सोने का अधिकार फंडामेंटल राइट, रामलीला इंसिडेंट बना भारत संघ, वही रामदेव वाले मामला में। ठीक है, थैंक यू।